नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और डे फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम 2025 और यहीं पे टुडे हमारा सेशन है प्रारंभिक जीव विज्ञान। ओके, देखो हमने यहाँ पे सामान्य भौतिक विज्ञान, सामान्य रसायन विज्ञान, देन अब यहाँ पे है प्रारंभिक जीव विज्ञान, जिसमें हमारी बेस्ट थ्योरी रहेंगी, टॉप 40 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट यहाँ पे थर्ड है और 3 पार्ट्स में कंप्लीट आपका साइंस 3 पार्ट्स में कंप्लीट है। जितना करा दिया है पीडीएफ लीजिए, उतना आप पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन यहाँ पर होगा, ठीक है। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, देखो बिल्कुल फ्री में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भैया ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ठीक है। आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। निरंतर हमारे भाई बहन यहाँ पे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं जो कि अपना अभ्यास कर रहे हैं पीडीएफ से। अब आप देखो, सिर्फ और सिर्फ वीडियो से हम कंसेप्ट समझ सकते हैं, वो भी 1 या 2 बार हम वीडियो देख सकते हैं। बार बार हम वीडियो भी वॉच नहीं कर सकते क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होगा। और जो चीज़ें हम ध्यान से रुक के सही से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू अभ्यास कर सकते हैं, वो चीज़ हमारी वीडियो देख के नहीं होती। ओके, इसलिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लेना चाहेंगे या फिर नहीं। चलो, तो आज का सेशन बड़ा ही दमदार रहेगा, एकदम मस्त क्वालिटी का। ओके, सबसे पहले पढ़ेंगे जीव विज्ञान। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन। अब देखो, जो जीव विज्ञान है, बायोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो भैया जीव विज्ञान की देखो, इसके नाम से ही क्लियर है, जीव विज्ञान। तो किसका अध्ययन होगा इसमें? जीवों का अध्ययन होगा, सिंपली बात है, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने 1801 में किया था। सबसे पहले जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमें उसके बारे में क्लियरली मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। आखिर वह कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे नहीं, कौन उसके जनक है, कौन जो है यहाँ पे किसने सबसे पहले उसका प्रयोग किया, कैसे उसका अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ में। ओके, ये सारी चीज़ें हमारी कंफर्म रहती हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान की, तो देन जीव विज्ञान वह विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं। अब जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करते हैं लेमार्क और यहीं पे ट्रेविरेनस है। ओके, कब करते हैं? 1801 में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके ऑब्वियसली बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि यहाँ पे इनके जो जीव विज्ञान है शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। कब किया? 1801 में किया। ओके, इतना क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भैया फादर ऑफ बायोलॉजी और यहीं पे फादर ऑफ जोलॉजी। देखो, यहीं पर जंतु विज्ञान का जनक और जीव विज्ञान का जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु ही कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु साहब कहलाते हैं। बहुत बेहतरीन फैक्ट्स है, एकदम मस्त फैक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एकदम। ओके, तो यहाँ से अगर आपसे पूछे जाए पेपर में कि बताना है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो यहाँ पर अरस्तु है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं, एक क्लास में जीव विज्ञान आपका फिनिश। एपीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन। और ये जो चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत बेस्ट चीज़ है, ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा, आप देख लेना। ओके, तो एपीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? मधुमक्खी पालन का। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनता है, एपीकल्चर का अध्ययन हम किस लिए करते हैं? मधुमक्खी पालन के लिए करते हैं, सिंपली। और यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत बनता है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में बनता है। ओके, कि रेशम कीट पालन का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? ये हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, मछली पालने का। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाएगा। फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाएगा। सारी चीज़ें कन्फर्म है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर है एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती है। बहुत बेहतरीन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी अक्सर एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, वही चीज़ बार बार रिपीट की जाती है, मैंने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया हुआ है। वैसे तो बहुत सारे, अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 या फिर 100 यही मैं आपको करा दूँ, लेकिन क्या होगा, टाइम वेस्ट भी होगा आपका भी और आप इतनी याद भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, जहाँ से हमारे बार बार क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मैंने वहाँ से वही चीज़ इसमें इंक्लूड की हुई है। नेक्स्ट,
ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम पक्षियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं। डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। यहीं पे ओफियोलॉजी के अंतर्गत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। यहीं पे सारोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। यहीं पे बात करें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत उद्यान विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट। क्लियर है ये सारी चीज़ें? और जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है किसके अंतर्गत हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ओनली उन चीज़ों को आप रट लीजिए। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में फफूंद का अध्ययन किया जाता है। वृक्ष संवर्धन में वृक्ष एवं वनस्पतियों की खेती का अध्ययन। देखो वृक्ष संवर्धन में तो उसके नाम से क्लियर है, वृक्ष संवर्धन में हम भैया वृक्षों का अध्ययन करेंगे और किसका करेंगे, और वनस्पतियों का। जो वृक्ष संवर्धन है इसमें हम वृक्षों का और वनस्पतियों का अध्ययन ही तो करेंगे, इसके नाम से क्लियर है। और पादप विज्ञान की शाखा से कवक शाखा में हम फफूंद का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु। इसकी खोज किसने की थी? 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। यहाँ से अगर आपसे बैक्टीरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। जीवाणु सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि इसकी खोज कब हुई थी? 1683 में। कहाँ पे? हॉलैंड में। किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु विज्ञान के फादर किसे कहा जाता है? तो भैया ल्यूवेनहॉक को ही कहा जाता है। तो यहाँ से इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी, कहाँ पर हुई थी, पोलैंड में हुई थी, कब हुई थी? 1683 में हुई थी। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे वायरस विषाणु के बारे में। अब पढ़ेंगे हम वायरस विषाणु के बारे में। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक है इवानोवस्की, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने 1892 में की थी। विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखो अभी हमने बैक्टीरिया जो कि हमने जीवाणु के बारे में पढ़ा, देन यहाँ पे अब हमने विषाणु के बारे में पढ़ा। विषाणु के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए गए हैं? सबसे पहले इसकी खोज कहाँ पे होती है? रूस के वैज्ञानिक है इवानोवस्की। ओके, इन्होंने कब? 1892 में की थी। फिर विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी। तो सजीव और निर्जीव की कड़ी किसे कहा जाता है? क्या जीवाणु को, विषाणु को, किसको? तो ये विषाणु को, वायरस को। सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है। वायरस क्या होता है? फैलने वाली चीज़ होती है। ऐसा भी भैया आपका पीछे से काफ़ी है ना, एक कहते हैं ना कि वायरल, वो कोरोना वायरल, ठीक है। तो देखो फैलने वाला था वायरस आपका, और कैसे सभी व्यक्तियों में, ठीक है। जो ये वायरस जो होता है वो भैया फैलने वाला होता है, किसी को भी लग सकता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे HIV द्वारा होने वाला रोग, एड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। एड्स वायरस के कारण होता है और इबोला भी क्या है? एक वायरस है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है HIV। यहाँ से क्वेश्चन बनता है HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? तो HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। और एड्स क्या है? वायरस के कारण होता है। यहीं पर एक वायरस का एग्जाम्पल है इबोला हमारे बीच में। तो इबोला क्या है? एक वायरस है। क्वेश्चन बनेगा सिंपल, इबोला क्या है? एक वायरस है। ओके, चलो अब पढ़ेंगे सार्स, SARS, एक विषाणु जनित रोग है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है सार्स, यह कैसा रोग है? तो यह एक विषाणु, एक वायरस रोग है, एक फैलने वाला रोग है आपका यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखो खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। खसरा यहाँ पे जैसा फीवर है वो भी आपका वायरस के थ्रू फैल जाता है, फीवर। ओके, और जैसा कोल्ड होता है, जुकाम वगैरह होता है, तो ये भी वायरस ही होता है। तो खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। अच्छा, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, एक मिनट, चलो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो रखी है। चलिए, ब्राइटनेस कम होनी चाहिए ना, फिर जो सही से दिखे आप लोगों को। क्लियर? फिर ये जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। यहीं पे पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। कौकों से होने वाला रोग एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद आदि है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलेशिया है। ओके, तो सारी चीज़ें हमारी कंफर्म है। एक बार यहाँ पे हम फिर से रिपीट करते हैं। देखो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक मिनट रुकिए।
इसे हम एक बार और रिपीट करते हैं, चीज़ें क्लियर हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कैसे किस माध्यम से आपके क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ओके, फर्स्ट एक खसरा विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। तो भाई यहाँ पे खसरा जो है कैसे होता है कैसे नहीं होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि विषाणु के संक्रमण के कारण होता है, क्या होता है, कौन सा रोग होता है, 4 ऑप्शन होंगे। तो वहाँ पे खसरा होगा तो ये जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। विषाणु जो कि वायरस, जंतु में होने वाला रोग, क्या नाम है उसका, यहाँ पर है फुट एंड माउथ रोग, और यह आपका विषाणु वायरस के कारण ही होता है। यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर ने की थी। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी भैया, अलेक्जेंडर ने की थी। फिर यहाँ पे कवकों से होने वाला रोग एथलीट फुट, खाज है, गंजापन है, दाद, ठीक है, खुजली वगैरह, ये सब कवकों से होने वाला रोग है, एथलीट फुट, खाज, गंजापन, दाद, ये सभी। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफलेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है यहाँ पर कौन सा, रेफलेशिया, याद रखें। नेक्स्ट, नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। कुनेन सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। तो कुनेन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल से क्या प्राप्त होता है, कुनेन। तो हर तरह से क्वेश्चन बनेगा। प्रोटीन, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन, या फिर प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, सोयाबीन में। प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलता है आपका, सोयाबीन में। सोयाबीन में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। कैसे भी क्वेश्चन बने याद रखना। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ से। चीड़ से प्राप्त किया जा सकता है किसका तेल, तारपीन का तेल। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, चीड़ से। फिर यहीं पर है, बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। तो घास में वर्गीकृत किया जाता है किसे, बांस को। ओके, सारी चीज़ें हमारे क्लियर है, कोई डाउट्स नहीं ना, होने भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। अब देखो भैया, आप पपीता खाते हैं, पपाया, इसका पीला रंग किसके कारण होता है, कैरिका ज़ैथिन के कारण। पपीता, पपाया बड़े चाव से खाते हैं। तो जब आप कभी पपीता खाएंगे ना, तो आप बताना अपने घर पे, ओके, कि ये जो उसका पीला रंग है किसके कारण होता है, एजेटिक, ये है आपका कैरिका ज़ैथिन के कारण है। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं, और इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बहुत ब्रिलियंट, बहुत बेहतरीन यहाँ से फैक्ट्स बनेगा। देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये क्या कहलाती है, क्या नहीं कहलाती है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल नामक वर्णक की उपस्थिति में CO2 और जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और ये है आपकी क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे कहलाएगी। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, जो उनकी पत्तियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, उनमें क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों की पत्ती आपकी क्या होती है, ग्रीन होती है, हरी होती है। और ये फैक्ट्स हमारा बहुत, कहते हैं ना, बहुत ओल्ड है, जैसे कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। जैसे सॉन्ग होते हैं ना, ओल्ड सॉन्ग बहुत बेस्ट होते हैं, ऐसे ही ओल्ड हमारे फैक्ट्स बहुत बेस्ट होते हैं। ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियाँ होती है, वह किस कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है। ओके, और ये चीज़ें आपको पता भी है। नेक्स्ट देखो, जो मैंने बताया भी आगे, यहाँ पे क्लोरोफिल पौधे की हरी पत्तियों में पाया जाता है और इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होती है, तो क्लोरोफिल पौधों की हरी पत्तियों में पाए जाते हैं, इसका रंग इसलिए हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल दिन में होती है। बहुत बेहतरीन फैक्ट्स है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा सिंपल कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी कब होती है, केवल और केवल दिन में होती है। फिर यहाँ पर है अग्निरीजा रोग सेब से संबंधित। तो भैया अग्निरीजा रोग किससे संबंधित है, वो सेब से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट है, आलू में ब्लैक हार्ट का कारण ऑक्सीजन की कमी है। तो आलू में ब्लैक हार्ट का कारण किसकी कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। करनाल बंट गेहूं की एक क्या है, बीमारी है। अब हम पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। यह ऊतक पौधों के जड़, तना और पत्तों में पाया जाता है। पौधों में जल और खनिज का संवहन करने का काम जाइलम ही करता है। तो जाइलम क्या है, एक ऊतक है। जाइलम क्या है भैया, एक ऊतक है। पौधे के जड़, तना और पत्तों में यह आपका पाया जाता है। पौधों में जल, अब देखो पौधे जो हैं, अब अगर भैया पौधों को जल ही ना ग्रहण हो, तो फिर जैसा हम पानी माउथ से पीते हैं, ओके, अगर पौधों को भी यहाँ पे जल ही ग्रहण न हो,
पौधों को अगर जल ग्रहण न हो, खनिज का संवहन करने का काम न हो, तो फिर पेड़ पौधे आगे कैसे बढ़ेंगे, ग्रीन कैसे होंगे, वो फल फ्रूट्स कैसे देंगे वो। तो जाइलम यहाँ पर होता है। तो जाइलम के ही कारण पेड़ पौधों में पानी की व्यवस्था पहुँचती है। क्लियर। इसके तनों में, जड़ों में, पत्तियों में कौन पानी पहुँचाता है, जल का कार्य कौन करता है, जाइलम करता है। नेक्स्ट, अब अगर हमें किसी पौधे की आयु का भी पता लगाना है तो जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है। अगर हमें पेड़ पौधों की आयु का पता लगाना है, जैसे मनुष्य की आयु कितनी है वो हम पता लगाते हैं, देन ऐसे ही अगर हमें पेड़ पौधों की आयु का भी पता लगाना है तो यहाँ पर क्या करना होता है, तो भैया सिंपली बात है, यहाँ पर जाइलम ऊतक को गिनना होता है। ठीक है, उससे फिर हमें पेड़ पौधों की आयु का पता लगेगा। अब हम देखेंगे फ्लोएम। एक फ्लोएम में एक जाइलम में, दोनों अपने आप में एक बहुत ही बेसिक से देन अपने आप में आपस में जुड़े हुए से हैं। तो यहाँ पे हम कंफ्यूज भी होते हैं कि जाइलम क्या कार्य करता है, फ्लोएम क्या कार्य करता है। तो फ्लोएम यह जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों ने जो भोजन बनाया उसे पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम ऊतक का होता है। तो मैंने कहा ना कि दोनों इतने बेसिक से हैं और दोनों का वर्क हमें अगर याद ना रहे तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि फ्लोएम क्या कार्य करता है और यहीं पे जाइलम क्या। तो जाइलम के याद रखिए, जाइलम जैसे जल। जाइलम पेड़ पौधों के जो जड़ें हैं, तने हैं, जो पत्तियां हैं उनमें जल पहुंचाता है। यहीं पे जो फ्लोएम है वो क्या करता है, पेड़ पौधों की जो जड़ है, पत्ते हैं, तने हैं, इनमें क्या पहुंचाता है, भोजन बनाया जाता है और अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जाइलम की तो जैसे जाइलम और जैसे जल। ओके, इस तरह आप याद रख सकते हैं फैक्ट्स को। चलिए नेक्स्ट है, पोषक पदार्थों का संवहन करना इसका मुख्य कार्य होता है। किसका, अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम के बारे में। पोषक पदार्थों का संवहन करना इसका मेन कार्य होता है। यहीं पे बात करेंगे, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यहाँ से बहुत फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट्स हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को किसका जनक कहा जाता है, आनुवांशिकी का। आनुवांशिकी संबंध प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का, ठीक है, प्रयोग किया था, तो यहाँ पे मटर का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब पढ़ेंगे कोशिका सेल्स के बारे में। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक क्या होती है, इकाई होती है। कोशिका सेल्स क्या होते हैं, मैंने कहा ना, जीव विज्ञान आपका एक क्लास में फिनिश है। सर रासायन विज्ञान एक क्लास में फिनिश हुआ, भौतिक विज्ञान एक क्लास में फिनिश हुआ, ऐसे ही रासायन विज्ञान भी एक क्लास में आपका यहाँ पे फिनिश है। देन बात करते हैं कोशिका की। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्या है, कार्यात्मक और संरचनात्मक यहाँ पर इकाई है। चलो देखो, पहली बार कोशिका को देखा गया, इसका वर्णन किसने किया, एंटोन वान ल्यूवेनहोक ने। बहुत बेहतरीन फैक्ट्स है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे, सबसे पहले कोशिका सेल्स, तो वह हमने बताया उसके बारे में। फिर यहाँ पे पहली बार कोशिका को देखा और इसका प्रयोग किसने कहा, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा। आखिर ये जो कोशिका है, फलाना ढिमकाना, इतनी चीज़ें हम पढ़ते हैं, इनका निर्माण किसने किया भाई, किसी ने तो उसका निर्माण किया ही होगा। ठीक है, तो यहीं पर बात कर रहे हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक ने पहली बार कोशिका को देखा और उसका वर्णन किया। कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। सेल्स का जो ऊर्जा ग्रह पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। याद रखिए किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो भैया कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई, 1886 में ऑल्टमैन ने की थी। पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र जलमंडल है। तो यहाँ से देखो, हर एक पॉइंट से सारे फैक्ट्स बन रहे हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कैसे जाएगा, जाना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले हम कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखो आत्महत्या की थैली, भैया रसोई घर, सारी चीज़ें इन्होंने बता दी इसमें। ठीक है, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं, रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले थोड़ी सी, तो जैसे यहाँ पे कोशिका की हमने बात की ना यहाँ पे, ठीक है, तो अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब होती है, तो 1886 में होती है। कौन करते हैं, ऑल्टमैन करते हैं। यहीं पे ये हमारा कोशिका का यहाँ पे जो सेल्स है इसका
चैप्टर्स फिनिश हुआ। अब हम पढ़ेंगे पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टेंसले ने किया। ओके, अच्छा, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जलमंडल है। सारी चीज़ें ओबियसली हम सहन कर सकते हैं, अगर जल ही न हो तो जीवन भी पॉसिबल न है। ओके, कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। शायद ये फिर से यहाँ पे रिपीटेड है, चलो यहाँ पे देखते हैं। रेड डाटा बुक में संकटापन्न पादप और जीव जंतुओं का विवरण दिया गया है। अब देखो ये रेड डाटा बुक क्या है, इसके बारे में मैं आपको समझाती हूँ। रेड डाटा बुक में देखो यहाँ पे संकटापन्न पादप और जीव जंतु का विवरण दिया गया है। आपने देखा है कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे जो जीव जंतु होते हैं वो संकट में होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई या तो वहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, उन्हें सही से सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पा रही, इस वजह से यहाँ पे जीव जंतु क्या होते हैं, आपके संकट की अवस्थिति में आ जाते हैं और यहाँ पे उनकी डेथ वेथ इस तरह निरंतर होती रहती है। तो उसका जो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं वो हम रेड डाटा बुक में करते हैं, लाल बुक में, लाल किताब में करते हैं, जहाँ पे संकट पादप, पेड़ पौधे और जीव जंतु का विवरण दिया है। वो किस बुक में दिया गया है? रेड डाटा बुक में। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से। और जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे आपके सही तरीके से फलते बढ़ते, ओके, सही रहते हैं, एकदम स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं है, सही वातावरण है, अच्छी जलवायु है, तो उसे हम यहाँ पर ग्रीन डाटा बुक में इंक्लूड करते हैं। तो दो बुक होती है, ग्रीन डाटा बुक है और रेड डाटा। रेड डाटा बुक में हम यहाँ पे संकटपन को इंक्लूड करते हैं और ग्रीन डाटा बुक में हम जीव जंतु और पादप का काफ़ी अच्छा विकास होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अच्छा, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली सबको पता भी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ग्रेट। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे यहाँ पे हम रक्त समूह के बारे में। रक्त समूह की खोज सबसे पहले किसने की? कार्ल लैंडस्टीन ने की। कब की? 1900 में। तो सबसे पहले तो यहाँ से यही क्वेश्चन बन सकता है आपका, रक्त समूह की खोज कौन करता है? तो रक्त समूह की खोज करता है यहाँ पे लैंडस्टीनर। कब की है? 1900 में। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। देखो मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के, यही हम कहते हैं ना, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ओ है, इस तरह से। ओके, तो भैया मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं जिसे हम रुधिर वर्ग कहते हैं। जैसा ए है, यहाँ पे बी है, ए बी है और ओ है। मेनली सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो बी पॉजिटिव देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा बी पॉजिटिव देखने को मिलता है ब्लड ग्रुप। ओके, रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं और रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं कि सर्वग्राही, रक्त समूह का सर्वग्राही किसे कहा जाता है? ए बी को कहा जाता है। यहीं से अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह का सर्वदाता किसे कहते हैं, तो ओ को कहते हैं। रक्त समूह जो ओ है उसे सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ओके, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे हम प्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मा। यह रक्त का अजीवी तरल भाग होता है। प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होते हैं और 0.9% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है। तो प्लाज्मा यह रक्त का अजीवी तरल भाग होता है। तो रक्त का अजीवी तरल भाग कौन सा होता है? प्लाज्मा। पूछे प्लाज्मा में जल कितने परसेंट होता है? 90%। पूछे प्लाज्मा में प्रोटीन कितना होता है? 7%। प्लाज्मा में लवण कितना होता है? 0.9%। प्लाज्मा में ग्लूकोज कितना होता है? 0.1%, सबसे कम है। ठीक है, ग्लूकोज। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। अच्छा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। फैक्ट से इम्पोर्टेंट। ओके, बेसिक नॉलेज है, बेसिक नॉलेज से ही आपका यहाँ से पेपर बनेगा। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, बहुत बेसिक नॉलेज आएगी। और अगर हमें ये भी ना पता हो तो फिर कट हो जाएंगे आंसर। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो किस आंत में संपन्न होता है? छोटी आंत और बड़ी आंत 2 होती है। तो भैया देखो, मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग होता है वो आपका छोटी आंत में संपन्न होता है। लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। तो लार, इस मुंह में जो लार आती है वो स्टार्च के पाचन में सहायक, स्टार्च के, यानी कि देखो जो भी हम खाते पीते हैं, है ना, ठीक है, तो स्टार्च जो होता है तो यहाँ पे लार के पाचन में काफ़ी हेल्प यहाँ पे उसे मिलती है। ठीक है, पाचन, ठीक है, खाने को जो भी पचाना है तो लार से, इसके माध्यम से। और लार बहुत इम्पोर्टेंट
बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं ये व्यक्तियों के लिए। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण। तो रक्त में लाल रंग जो भाई हमारा ब्लड होता है, खून जो होता है वो रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है? आखिर उसका भी कलर हो सकता है, ठीक है। तो क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है उसमें? हीमोग्लोबिन। तो रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली प्लीहा करता है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली या फिर प्लीहा करता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? परम मस्तिष्क है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या बात है। नेक्स्ट अब देखेंगे यहाँ पे मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। और मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं भैया? 4 कक्ष होते हैं। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन का केंद्र यहाँ पर माना जाता है। सेरेब्रम जो मस्तिष्क है, माइंड है, तो सेरेब्रम हमारी माइंड से रिलेटेड है, मानसिक क्षमता से रिलेटेड होता है। और यह मस्तिष्क का, माइंड का एक विकसित भाग होता है, विकसित एक डेवलप भाग होता है, जिसमें काफ़ी अच्छी बुद्धिमत्ता होती है, काफ़ी बेस्ट स्मृति होती है, इच्छा शक्ति होते हैं, ओके, बेस्ट नॉलेज होते हैं, वाणी और चिंतन। ये यहाँ पर सेरेब्रम ही मस्तिष्क का ये केंद्र होता है, जहाँ पर आप अपनी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, चीज़ों को चिंतन करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। तो मस्तिष्क के किस भाग से? सेरेब्रम भाग से करते हैं हम, ओके। नेक्स्ट भोजन का प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। अब विटामिन का चैप्टर्स यहाँ पे हमारा आ गया, ठीक है। तो यहीं पर बात करें भोजन का जो मेन अंग होता है वह कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद का प्रमुख घटक, शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के कारण से तो शहद मीठा होता है। तो शहद जो मीठा होता है किस कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। इसमें फ्रक्टोज की मात्रा होती है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? गाजर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो विटामिन ए होती है वो गाजर में होती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। और आप जानते हैं ना विटामिन जो डी है वो हमें बिल्कुल मुफ्त में फ्री में प्रोवाइड होती है। और कैसे होती है? धूप से। विटामिन डी हमें धूप से प्रोवाइड होती है बिल्कुल फ्री में। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। टाइफाइड से आंत प्रभावित होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और खट्टे पदार्थ, विटामिन सी की कमी अगर आपके अंदर है तो आप खट्टे पदार्थ खाइए, ज़्यादा जैसा नींबू है या फिर यहाँ पे कच्चे आम है, नींबू है, इस तरह जितने भी खट्टे पदार्थ है, खट्टी चीज़ें वो खाइए। उससे आपके अंदर क्या होगा? जैसा आंवला है वो भैया विटामिन सी की कमी यहाँ पे पूर्ण करेगा। पीलिया यकृत को प्रभावित, तो पीलिया जो होता है वो किसे प्रभावित करता है? एकदम यकृत को प्रभावित करता है। जैसा मानव को पीलिया हो जाता है तो एकदम किस पर इफेक्ट पड़ेगा भैया? यकृत पर इफेक्ट पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, रेबीज विषाणु जनित रोग होता है। रेबीज कैसा यहाँ पे रोग है? विषाणु जनित। जीका वायरस मच्छर द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। जीका वायरस का वाहक एंडीज मच्छर है। काली मौत प्लेग को कहा जाता है। बहुत बेहतरीन फैक्ट्स है। देखो कैसे कैसे यहाँ से किस माध्यम से क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा रेबीज रोग है एक विषाणु जनित। जीका वायरस किसके द्वारा होता है? मच्छर के। जीका वायरस का वाहक कौन होता है? एंडीज मच्छर। अब वो मच्छर कौन सा है? अब जीका वायरस होता तो मच्छर से, चलो भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब पूछे कि किस मच्छर से? एंडीज से, ठीक है। काली मौत किसे कहा जाता है? प्लेग को। प्लेग काली मौत कहा जाता है, ओके। अगर आपको इस तरह गंभीर बीमारी होती है इसे काली मौत कहा जाएगा। तो बताइए आपको ये थ्योरी कैसी लगी? यहाँ पे बहुत बेस्ट लगी होगी। आइए अब हम फटाफट यहाँ पे अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मैंने आपको थ्योरी में कराया है। जो चीज़ हमारी थ्योरी में इंक्लूड नहीं हो पाई वो चीज़ मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस में भी इंक्लूड की हुई है। और आप फटाफट देखो, आंसर स्टिक भी है सारी चीज़ें यहाँ पे, बस फटाफट यहाँ पे देखते जाइए राइट आंसर्स क्या होगा। तो अंगूर की खेती करने के लिए संवर्धन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाएगा? तो यहाँ पर है वेटिकल्चर। देखो अंगूर, तो वेटिकल्चर का, अंगूर की खेती का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? वेटिकल्चर के। स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले आपको यही चीज़ पढ़ाई थी। अब यहाँ पर देखो रेशम के कीड़े का अध्ययन पालन किसके अंतर्गत करते हैं? सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट है स्क्रीन पर,
अर्निथोलॉजी का संबंध किससे है? तो भैया पक्षियों से। पक्षियों का अध्ययन किया जाता है अर्निथोलॉजी में। ओके, पीडीएफ लीजिए तभी अभ्यास कर पाएंगे। नेक्स्ट, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे? अब है बात आई है एंटोमोलॉजी, तो यहाँ पर कीट का अध्ययन करते हैं एंटोमोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट, विज्ञान की कौन सी शाखा ट्यूमर के बारे में बताती है? तो ट्यूमर के बारे में बताते हैं यहाँ पे ऑन्कोलॉजी। ट्यूमर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो भैया यहाँ पे शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है, देखो चींटियों का अध्ययन किसके अंतर्गत? हमने पढ़ा है चींटियों के अध्ययन हम मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके? मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। अब हम क्वेश्चन फास्ट कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें हमने पढ़ लिए, सारी चीज़ें हमारी क्लियर है। तो घाव का अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे हम भैया? यहाँ पे ट्रेमेटोलॉजी के अंतर्गत करेंगे। नेक्स्ट है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये शिशु रोग, ठीक है, ये पीडियाट्रिक्स संबंध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से आंत के अंगों से संबंधित है? तो वो है यहाँ पर आपकी क्या? स्प्लेक्नोलॉजी। और मैंने कहा है आपको स्टार्टिंग में, जो चीज़ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि थ्योरी में कवर नहीं हो पाई वो मैं क्वेश्चन में कवर करा दूंगी, तो टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन। तो जीवों का परीक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है भैया? क्रायोबायोलॉजी के। तो यहीं पे देखो मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है, तो जो हम जीव विज्ञान पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? तो भैया जीवों का परीक्षण का अध्ययन किसके अंतर्गत? बायोलॉजी, क्रायोबायोलॉजी। ओके, जीव विज्ञान, जीवधारियों का अध्ययन। फिर है कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? कौन सा विज्ञान फॉसिल प्लांट से संबंधित है? पोलियोबोटनी विज्ञान। नेक्स्ट, मानव आबादी में बीमारियों और इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामारी विज्ञान कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन पर, माइटोसिस सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? और वो है एनाफेज। तो माइटोसिस सेल डिवीजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? वो है एनाफेज। नेक्स्ट है, कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाते? तो देखो हमने देखा था ना, कोई पाचन थैली थी आपकी भैया और कोई रसोई घर था, है ना, सेल्स के। तो यहाँ पे पाचन थैली थी आपकी लाइसोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट, जीवों में से किसमें कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो यहाँ पे बैक्टीरिया नहीं पाया जाता इसमें। नेक्स्ट, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? तो वो है आपको कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति जो है, कोशिकाओं का कौन सा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता? वो है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, एक पौधे की पत्ती किस प्रकार की कोशिकाओं में क्लोरोफिल रहता है? वो है पैरेन्काइमा। और मैंने कहा था पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है उसका जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। यहाँ पे किसके कारण होता है? एजेटिक क्लोरोफिल के कारण होता है। हाँ, अब देखो यहाँ से ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब सीधा सीधा ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है और सबको शायद पता भी है कि पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती है उसमें जो ग्रीन कलर होता है किस कारण? क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन सबको बताया, अब सब ने रट लिया। अब क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्लोरोफिल जलाया जाए तो कौन सा तत्व शेष बचेगा? तो यहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे बच्चे, फिर बचेगा यहाँ पे Na भी रहेगा, Mn भी, Fe, ठीक है, तो ये भी सब फिनिश हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, लेकिन इसमें Mg बचेगा ओनली। ठीक है, मैग्नीशियम। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को क्या कहा जाता है? तो भैया देखो पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन, तो पौधों में पानी कौन पहुंचाता है? तो पानी पढ़ा था ना, जैसे जाइलम जैसे जल, तो जाइलम में तो फ्लोएम क्या पहुंचाता है? खाना, भोजन पहुंचाता है, भोजन। नेक्स्ट, पौधों का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो नर प्रजनन अंग है पौधों का क्या? पुंकेसर। क्या है? पुंकेसर। और पौधों का अगर पूछे यहाँ पे, देखो ये नर पूछा है आपसे तो यहाँ पे पुंकेसर होगा, और अगर यहाँ से स्त्री प्रजनन अंग पूछे तो स्त्री कैंसर होगा। नेक्स्ट, किस रक्त समूह को यहाँ पे, किस रक्त समूह को
सर्वदाता कहा जाता है? किस रक्त समूह को सर्वदाता? तो सर्वदाता कहा जाता है रक्त समूह ओ को, और सर्वग्राही कहा जाता है रक्त समूह ए और बी को। और मानव में कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधी नहीं है? जो नहीं है तो यहाँ पर भैया मैलिक हाइड्रोक्साइड नहीं है, बल्कि MO1618 भी है, फॉस्फोन डी भी है, ट्रिपल सी भी है। नेक्स्ट है, जब रासायनिक दवाओं का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? बुखार कम करने के लिए। देखो, अगर फीवर ज़्यादा है तो कम करने के लिए हम जो मेडिसिन खाते हैं उसके अंतर्गत जवारनाशक दवाओं का प्रयोग हम करते हैं बुखार कम करने के लिए। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? वो है प्रोटीन। यहाँ पे क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन को हम बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। चीज़ें याद रखें। नेक्स्ट, अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है हमारा? वो भैया प्रमोटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रमोटर कहलाएगा। आगे नेक्स्ट है, देखो, अंडे की सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण को रोकता है वह दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? देखो, अंडे की सफेदी, अंडे के अंदर क्या? जो सफेदी, तो अंडे के अंदर सफेदी में मौजूद प्रोटीन जो विटामिन B7 के अवशोषण के थ्रू यहाँ पे रोकता है, तो वह दिए गए विकल्पों से कौन सा है? एल्ब्यूमिन है। क्या है भैया? एल्ब्यूमिन है। तो बायोलॉजी में ना इस तरह के डिफरेंट से नेम होते हैं कि याद नहीं हो पाते, बहुत अटपटे टाइप्स के होते हैं और बहुत लॉन्ग होते हैं। क्रोमैटिन जिसमें गहरी धारियाँ होती है और जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भैया हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। नेक्स्ट, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? फोलिक अम्ल आवश्यक है। तो लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? फोलिक अम्ल जो है आवश्यक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? तो हमारे शरीर को जो एमिनो एसिड प्राप्त होगा वो होगा प्रोटीन के अंतर्गत। किसके भैया? प्रोटीन के अंतर्गत। नेक्स्ट है, शाकाहारियों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे प्राप्त होगा? तो शाकाहारियों के प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे प्राप्त होगा? तो शाकाहारियों की बात करें तो ये होता है दालों से। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में है? दालों में है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट, एक अनिश्चित मानव अंडे में सामान्यतः ब्लैंक क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम होता है। हस्या कोशिका रक्तल्पता सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर। जब हमारे ब्लड ग्रुप में जब हमारा जो ब्लड है यहाँ पे ओके खून जो होता है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर के कारण असामान्य उसका प्रवहन होता है, तो उस वजह से देखो यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ होती है? हस्या कोशिका रक्तल्पता किसके कारण होता है? तो ये रोग है, ये होता है हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर के कारण। ओके, नेक्स्ट, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है और वो है वर्णांधता, यहाँ पे कलर ब्लाइंडेड। ठीक है, वर्णांधता कलर ब्लाइंडेड, तो यह है भैया आपका पुरुषों में ज़्यादा होता है महिलाओं की अपेक्षा। क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम से प्रभावित होते हैं, देखो कितने 45 यहाँ पे, वैसे कितने 46 है, देन यहाँ पे 45। तो मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम्स की संख्या है वो हमने पढ़ा है, कितने हैं भैया? 46 हैं। और यहीं पे अगर हम बात करें पुरुष में कितने कैसे होते हैं? पुरुष में XX होते हैं और जो स्त्री होती है उसमें X और Y होते हैं। ठीक है, चलो, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है? अगर एक अनुवांशिक हेरिडिटी विकार नहीं है, देखो वर्णांधता, आंखों की दृष्टि और अतिरिक्त स्राव रोग और यहाँ पे अराजकता, ये एक इस तरह के रोग है कि अगर आपके पेरेंट्स के अंतर्गत है तो बच्चे में भी बेबी में भी होने की काफ़ी संभावना रहती है इस तरह के रोग। लेकिन मिक्सिडीमिया, क्या यहाँ पे मिक्सिडीमा, कुछ रोग ऐसे होते हैं कि भैया जो है गर्भावस्था के कारण या फिर जब जन्म हो गया है बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन बाद में भी रोग हो जाता है ना कि अब देखो ये रोग हो गया, वो जैसा पथरी वगैरह है फलाना, बहुत सारे रोग होते हैं, है ना। तो ये इस तरह के रोग है, वो हेरिडिटी रोग नहीं है। तो यहीं पे मिक्सिडीमा एक हेरिडिटी रोग नहीं है। ब्लैंक ने किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? वो है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। नेक्स्ट,
त्वचा की सबसे ऊपरी परत, देखो त्वचा की जो सबसे त्वचा जो हमारी स्किन है, देन जो त्वचा है, त्वचा के ऊपर की जो स्किन है बिल्कुल जो मैं देख यहाँ पे हैंड लगा रही हूँ, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पे अधिचर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? अधिचर्म। नेक्स्ट, भारत में मवेशियों के इलाज के लिए कौन सी एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था, जो कि गिद्धों के लिए घातक पाई गई, जिसके कारण उनके आबादी में तेजी से गिरावट आई, और वो है यहाँ पे क्या? डाइक्लोफेनाक। ठीक है, चलिए, तो स्किन पर 40 क्वेश्चंस थे, मैंने आपको बताया भी था कि हम इस सेशन में जो है थ्योरी करेंगे, देन लास्ट में 40 क्वेश्चंस करेंगे। सो ऐसे ही हमने किया है। अब ये भी मेरी क्लासेज है यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम्स की, और ये है रसायन विज्ञान, जिसमें थ्योरी है टॉप 40 क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन रसायन विज्ञान पेपर में ये से आएगा, रट लो, बिल्कुल बहुत बेहतरीन क्लासेज है सेकेंड यहाँ पे। ओके, लास्ट क्वारी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो सेशन आपको अच्छा लगा है फिर कैसा लगा, सो प्लीज़ सबसे पहले तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा यहाँ पे, और अगर कोई भी त्रुटि यहाँ पे हुई या फिर कोई भी मैंने गलत वर्ड्स यूज़ किया तो बिल्कुल मैं तहे दिल से आपसे सर झुका के माफ़ी चाहती हूँ। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पे अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।